हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित कुमार। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप 9th क्लास में आए हो फर्स्ट टाइम। तो इससे पहले के क्लास में जो साइंस था एक साथ पढ़ा जाता था, तीनों पार्ट को, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, साइंस को एक साथ पढ़ते थे। लेकिन क्लास 9th में ये साइंस जो होता है 3 पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। फिजिक्स वाले टीचर आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले टीचर आपको बायो के बारे में पढ़ाएंगे, और हम लोग इस लेक्चर में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग के लिए केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, ठीक है, इसलिए हमने हेडिंग भी डाला है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बेसिकली जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री में हम लोग को क्लास 9th में क्या क्या सब्जेक्ट या क्या क्या टॉपिक या क्या क्या चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। केमिस्ट्री जानने से पहले हम लोग एक वर्ड जान जाते हैं जो पॉपुलर है केमिस्ट्री में, मैटर, है ना। मैटर जानने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके 9th क्लास में इन्वॉल्व हैं, है ना। तब मैटर क्या होता है? एनीथिंग्स दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, है ना। दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है वो सारा चीज़ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मैटर। जैसे हम हो गए, आप हो गए, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज नोन एज मैटर, है ना। तो याद रखना है कि दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करेगा, उस चीज़ का नाम हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। क्लियर है सभी लोगों को? तो मैटर क्या हो गया कि एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज मैटर, है ना। मैटर तो जान गए, दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करेगा उसको आप मैटर बोलोगे। तो हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री का डिफिनीशन जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, है ना। एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोजिशन, है ना। जैसे कोई मैटर हो गया, जैसे मान लो ये पेन हो गया, ठीक है। ये पेन किस किस चीज़ से मिलकर के बना है या किस किस सब्सटेंस के मिलने से ये बना है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिशन, है ना। उसके बाद सेकेंड आता है स्ट्रक्चर, है ना। पेन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि पेन तो दिख रहा होगा सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, लेकिन इसके इंटरनल पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर, या इसको आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर। और थर्ड होता है प्रॉपर्टी। जैसे इस पेन का प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो याद रखिएगा, एक साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मैटर के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। कंपोजिशन मीन्स कि कोई मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, और साथ में उनका प्रॉपर्टी या गुणधर्म क्या होगा। तो केमिस्ट्री का बेसिक और सबसे सिंपल डिफिनीशन यही है कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? मैटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और मैटर में क्या क्या स्टडी करेंगे? उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ में उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो एकदम सिंपली याद रखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी हमने मैटर के बारे में देखा कि मैटर क्या होगा। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज मैटर। दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो कुछ बेसिक वर्ड हैं जो केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो पहले उन वर्ड को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन, है ना। मैटर 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी
आधार पे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया जाता है मैटर को, और मिक्सचर जो होता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्लासिफाइड होता है, और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाइड होते हैं। एलिमेंट फिर क्लासिफाइड होगा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, और कंपाउंड क्लासिफाइड होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो यहाँ पर बोर्ड पे जितने भी वर्ड देख रहे हो, इस सारे वर्ड केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में मिलने वाले हैं, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12 हो। तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है इन्हीं सारे वर्डिंग से, ठीक है। ये सारे वर्ड का डिफिनीशन अच्छे से जान जाना है, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ें ये सब वर्ड अगर मिले तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये वर्ड के बारे में तो हमने आज तक सुना ही नहीं था। और एक बात शुरुआत में और बता दे रहे हैं, केमिस्ट्री का शुरुआत ही 9th क्लास से होता है, और ये जब तक आप साइंस लेकर के आगे स्टडी करते रहोगे केमिस्ट्री आपको मिलता रहेगा। तो जब स्टार्टिंग अच्छा किसी चीज़ का होता है तो आगे भी आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा रहेगा, या ये आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ से स्टडी अच्छे तरीके से करना है आप लोग को। सबसे पहला वर्ड हम लोग को केमिस्ट्री में मिलता है मैटर। मैटर पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करें। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज मैटर। दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो पेन हो, बुक हो, टेबल हो, चेयर हो, कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करने वाला है वो सारा चीज़ क्या कहलाएगा? मैटर। अगर इमोशन देखा जाए तो इमोशन मैटर नहीं होता है, जैसे आपका हंसना, बोलना, है ना, ये सब मैटर में नहीं आएगा। लेकिन दुनिया में जो भी चीज़ रियल होता है ना, वो सारा क्या कहलाएगा? मैटर, है ना। एक और मैटर का प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके बेसिस पे और डिफिनीशन थोड़ा और अलग वे से कर सकते हो आप। जैसे मैटर हैज़ मास एंड टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर के पास कुछ न कुछ मास होगा। बहुत लोग सोचते क्या है, जैसे एयर, एयर क्या मैटर है या नहीं है? मैटर है। अब कोई बोल सकता है कि सर एयर का तो मास होता नहीं है। एयर का मास होता है लेकिन कम होता है। तो हमने यहाँ डिफिनीशन में ये नहीं लिखा कि मैटर का मास ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बस होना चाहिए। तो कोई भी दुनिया में चीज़ या रियल चीज़ एग्जिस्ट करता है जिसके पास मास हो, और उसका टेंडेंसी कैसा होना चाहिए? एक ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ न कुछ वो जगह घेरेगा, तब आप उसको क्या बोलोगे? मैटर। मैटर हैज़ मास एंड टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे ये पेन है, पेन के पास कुछ न कुछ मास भी होगा और कुछ न कुछ यूनिवर्स का ये जगह ऑक्यूपाई किए हुए, जैसे हम ही हो गए, है ना। मेरा भी कुछ मास है और कुछ न कुछ जगह हम ऑक्यूपाई किए हुए हैं रूम का, मतलब हम भी किस कैटेगरी में आएंगे? मैटर। तो मैटर बेसिकली यही होता है, याद रखेंगे सब लोग मैटर का डिफिनीशन और साथ में एग्जाम्पल। सेकेंड वर्ड आता है केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी का मतलब उसका गुण, है ना। तो गुण भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। जैसा कि हमने मैटर का क्लासिफिकेशन बताया था, दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है मैटर को, एक अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। वैसे प्रॉपर्टी मैटर का जो बिना रिएक्शन के आपको पता चल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे पेन का पूछे कि ये सॉलिड, लिक्विड या गैस में है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर सॉलिड में है। क्या आपने कोई रिएक्शन करके बताया? नहीं, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन बताया, इसलिए ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर पेन का कलर पूछा जाए तो इसके लिए भी आपको रिएक्शन करने का जरूरत नहीं है। पेन वाइट है और कैप इसका ब्लैक है, डायरेक्ट आप बता सकते हो विदाउट एनी रिएक्शन। तो ये भी प्रॉपर्टीज कौन सा हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर स्मेलिंग सब्सटेंस रहे तो स्मेल करके बता दोगे सर इसका स्मेल प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, ठीक है। तो भी प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब वैसे प्रॉपर्टीज जो बिना रिएक्शन के आपको पता चलते हो उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है? वैसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ देखने से पता ना चले, उसके लिए आपको रिएक्शन के थ्रू ही आपको पता करना पड़ेगा, या रिएक्शन करने के बाद पता चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। नाम से भी लग रहा है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इट इज ऑब्जर्व बाय केमिकल रिएक्शन। मतलब वैसे प्रॉपर्टी जो रिएक्शन के बाद हमको मिलते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो जैसे कोई भी कार्बन हो, है ना, अगर इसको जलाओगे तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस का जरूरी होता है, ठीक है। जलाओगे तो क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा और साथ में हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा।
हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा। तो कार्बन जलने के बाद CO2 बनाता है, कैसे पता चला आपको? बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये कार्बन का कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब आप रिएक्शन के थ्रू पता किए। तो याद रखना है, प्रॉपर्टीज मतलब गुण होता है ना। ये दो प्रकार के होंगे, फिजिकल और केमिकल। वैसे प्रॉपर्टीज जो बिना रिएक्शन के पता चल जाए उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, है ना। जो रिएक्शन करने के बाद मालूम चले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किए थे चार्ट में, जैसा कि आपने देखा था। उसी चीज़ को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैटर को अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी बांटा गया है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, जिसको हम लोग स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सॉलिड, है ना। सॉलिड क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। वैसा मैटर का स्टेट जिसमें पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। जैसे अगर ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक गिलास वाटर गिरा दिया जाए, ये अपने आप फ्लो कर जाएगा, ठीक है, इसके पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर परफ्यूम मार दिया गया, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? पूरे रूम में स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पेन रख दिया गया यहाँ पर, तो ये कहीं इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। मतलब ये कैसा स्टेट हो गया मैटर का? सॉलिड हो गया, ठीक है। तो याद रखना है, सॉलिड क्या होता है? एक मैटर का ऐसा स्टेट होगा जिसमें पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अलाउ नहीं रहता है। मतलब इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। जैसे पेन हो गया आपका, सॉलिड होगा, बुक भी आपका सॉलिड होगा, टेबल भी सॉलिड होगा, चौक हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ जो होता है वो सॉलिड होता है। जनरली जितना भी आसपास में चीज़ देखते हो मैक्सिमम वो किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सॉलिड के बारे में, जैसे सॉलिड का डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, है ना। जैसे ये पेन अगर सॉलिड है तो इसका शेप बदलेगा क्या? टाइम टू टाइम बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। इसका मतलब इसका शेप क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? डिफिनिट ही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सेकेंड पॉइंट है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। पहले तो जानते हैं व्हाट इज इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। जैसे देखो, दुनिया में कोई भी मैटर है, चाहे ये पेन ही हो, है ना, एक पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो कोई मेरे पास मैटर है, मान लो कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल फॉर्म में मैटर है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, लेकिन दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखना है कि सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल कहने का मतलब पार्टिकल्स क्लोजली होंगे, है ना, इसके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होगा ना, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, वो लगभग जीरो होगा। लगभग जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, लगभग जीरो होगा, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, है ना। इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है? ठीक है, देखते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो किसी मैटर में दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा, है ना, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो याद रखेंगे, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होगा उसको इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, और दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो देखते हैं सॉलिड में क्या होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे आप देखो, हमने क्या बोला इस पॉइंट में? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम होगा। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम कब, कैसे हो सकता है? जैसे ये दो पार्टिकल हैं, मान लेते हैं दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में दूरी नेग्लिजिबल है, मतलब ये क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? जैसे पार्टिकल नज़दीक में पैक्ड हैं, इसका मतलब स्ट्रांग होगा। अगर थोड़ा वीक फोर्स रहता थोड़ा दूर रहते, और भी फोर्स कमज़ोर रहता तो थोड़ा और दूर रहते। मतलब पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा?
होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। तो याद रखना है कि सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं, नज़दीक होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इनकॉम्प्रेसिबल, है ना। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी क्या है, क्लोजली पैक्ड है। अगर इधर से फोर्स भी लगाया जाए दोनों तरफ से तो क्या इसके पार्टिकल्स और क्लोज आ सकते हैं, नहीं आएंगे। इसका मतलब सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का होगा, ठीक है। नन फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो, फ्लो वर्ड से जुड़ा हुआ है फ्लूइड, मतलब जिसके पास फ्लो करने का एबिलिटी होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और नन फ्लूइड का मतलब जिसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टीज नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, नन फ्लूइड। जैसे सॉलिड, अगर पेन है सॉलिड तो क्या ये बह सकता है, फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, इसका मतलब ये कैसा कैटेगरी में होगा, नन फ्लूइड। तो याद रखना है ये सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम होगा, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल या शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट बोल सकते हो। इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे से। और इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में दूरी नेग्लिजिबल है तो इसको कॉम्प्रेस भी आप नहीं कर सकते हो। नन फ्लूइड का मतलब इसके पास फ्लो करने का एबिलिटी नहीं है। सॉलिड का 6 पॉइंट में बोल सकते हैं, रिजिड एंड हार्ड, मतलब अगर सॉलिड को आप टच करोगे तो टच करने में वो कैसा रहेगा, रिजिड रहेगा, कठोर रहेगा, हार्ड रहेगा। तो ये आपका 6 पॉइंट हो गया सॉलिड का, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सॉलिड का डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।